और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने आईटीए का पीआरसी 4 आई कैप का जो है उसका चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर 4 है हमारा आज। ठीक है जी। हम डिस्कशन करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। चैप्टर का नाम था डेप्रिसिएशन। तो आई होप कि आपने पिछला लेक्चर सही तरीके से लिया होगा और एक दफ़ा कम से कम रिवाइज किया होगा। आज हम उसी को आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और बाकी थोड़ा सा ना आपको डायरेक्शन देने के लिए ये बात बता दूं। ऑब्वियसली एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम तो आपको कराएगा इंशाल्लाह। और कि एक बात ये कि जब हमारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना इस टॉपिक का, फिर इंशाल्लाह आप इस पोजीशन में हो जाएंगे कि किसी भी किस्म का सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। एज अ होल पिक्चर आपने देखना है। ये नहीं कि एक दो हिस्से अगर लेट्स को समझ नहीं आए या पिक्चर क्लियर नहीं हो रही तो आपने वेट करना है, मेहनत करनी है। जो रोज का रोज है वो करते जाना है। इंशाल्लाह आखिरी दिन जब मैं आपको एक ये रिवीजन सेशन कराऊंगा ना इसका, तो उसमें हम सारे पिक्चर के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें चीज आनी चाहिए। डेप्रिसिएशन क्या होती है, हमने कल बात की कि रिडक्शन इन वैल्यू। ठीक है। एसिड का रिकॉर्ड होगा जब दो क्राइटेरिया रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट होंगे। किस पर रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट के ऊपर होगा। कॉस्ट के अंदर क्या क्या है वो हमें पहले पता चल गया। ठीक है, मुख्तलिफ हिस्सों में देख लें, फिर इंशाल्लाह उसको एक पिक्चर बनाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी परेशानी की बात नहीं है। लास्ट सेशन में जब मैं फिजिकल पढ़ाता था राइस के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स का पास हुआ है पेपर। तो कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ऐसे तरीके से इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि तो पहले आपने क्या करना है, बस अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है और अपने टीचर पर क्या, हाँ ये जो टॉपिक करा रहे हैं हम करते चले जाएं, साथ साथ मेहनत करते चले जाएं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि मेहनत करनी है। जिन बच्चों ने वाकई मतलब सीए का इरादा किया है इंशाल्लाह कंप्लीट करने का, और टाइमली वक्त, क्योंकि आजकल के दौर में सिर्फ सीए कंप्लीट करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि वक्त पर टाइमली करना। क्योंकि आगे फर्म्स में और आगे इतनी तेज है, कह लें कंपटीशन है कि रेस लगी हुई है। तो जो पीछे रह जाएगा वो पीछे ही रह जाएगा। तो ये शुरू से ना पेपर जल्दी जल्दी पास करें ताकि सीए इंटर जो है आपका जल्द अज जल्द हो। बाकी किसी भी किस्म का इशू हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप का नंबर में लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और फिर हम आगे डेप्रिसिएशन का जो है वो स्टार्ट करते हैं, ताकि किसी भी किस्म का आपका मसला होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको क्या हो गया है? ठीक है जी, मैं अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 4 है। चैप्टर क्या है हमारा? 6 है। PRC 4, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा 0311553226। किसी भी किस्म का किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में सीए से रिलेटेड कोई इशू है या अकाउंटिंग के किसी भी चैप्टर से, तो वो मुझे एनी टाइम इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसको एज सुन एज पॉसिबल जवाब दिया जाए। ठीक है। किसी भी अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई और पेपर से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए किसी भी किस्म, ठीक है, 24/7 इंशाल्लाह कोशिश यही होगी। बाकी इंसान है, जरी बातें मसरूफियात होती हैं, तो लेकिन कोशिश यही है कि एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई। अच्छा, अब मैं आपको ना एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है जी। क्या किसी बच्चे को ये आइडिया है कि एक्सपेंस, चलिए आइए जानते हैं एक्सपेंस और एसिड के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आल्दो हमने चैप्टर 1 के 2 में हमने ये चीज डिस्कस की थी, दोबारा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशनशिप क्या है, बताइए क्या है? ठीक है, एक एसिड और एक्सपेंस के दरमियान रिलेशनशिप ये है भाई कि दोनों हैं ही, दोनों ही क्या है, बेनिफिट का नाम, बेनिफिट फायदा। ठीक है जी। और दोनों आपका क्या है, खर्चा है।
ठीक है। एसिड आप खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, पैसे दे के एसिड खरीदते हैं ना, या पैसे देने पड़ेंगे आपको, उधार पे खरीदे फिर भी देने तो पैसे ही हैं। इसी तरह कोई एक्सपेंस आपने किया है तो वो भी पैसे ही देंगे ना, कैश, या देने पड़ेंगे आपको, कैश या पेबल, दो ही चीजें हो सकती है ना। ठीक है, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, एसिड के दोनों फायदे का ही नाम है। एसिड सिर्फ क्या है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देखिए वर्ड क्या यूज हुआ, बेनिफिट्स, फायदा, कि एसिड से क्या होगा कि आपको फ्यूचर में फायदे आएंगे। ठीक है, आपने गाड़ी ली, उससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में फायदा आएगा कि आप उस पर ट्रैवल करेंगे, और जो आपकी ना ट्रैवलिंग कॉस्ट, आप इसी तरह लोकल जाते हैं गाड़ियों में या करीब उबर में या जैसे भी, तो आपको कोई ना कोई एक्सपेंस करना पड़ता। तो अब आपकी गाड़ी है तो आपको वो फायदा देगी कि आपकी, इसी तरह घर बनाया आपने, वरना आप किराए पे रहते तो किराया देना पड़ता। बिजनेस अगर किराए पे आप चलाते तो हर मंथ रेंट देना पड़ता, तो अब रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो मतलब फ्यूचर का सारा जो रेंट आ गया वो आपका सेव, तो फ्यूचर के क्या हुआ है, बेनिफिट्स आपको मिले। तो एसिड भी क्या है, फायदे का ही नाम है, फ्यूचर के फायदे। और आता कैसे, आपको भी खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, एक बात। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस भी फायदा है, लेकिन वो फायदा जो हो चुका है, वो फायदा जो आप ले चुके हैं। जिस तरह इसकी कॉमन एग्जांपल हम क्या देते हैं, रेंट एक्सपेंस की। क्यों भला, क्योंकि ये बिल्कुल आसानी से आइडिया लेवल पे ये समझ आ सकती है, रेंट एक्सपेंस। ठीक है, बल्कि रेंट लिखते हैं ना, रेंट। रेंट क्या है, किराया। अगर तो आपने पूरा महीना घर इस्तेमाल कर लिया, यानी फायदा आपको हो चुका है। ठीक है, पूरा महीना आपने घर इस्तेमाल किया, घर के अंदर, या लेट्स सपोज बिजनेस, घर को छोड़े, पर्सनल चीजें छोड़े, ठीक है, बिजनेस माइंडसेट। पूरा हफ्ता महीना आपने बिजनेस का, बिजनेस जो आप चला रहे थे वो किराए की बिल्डिंग थी, तो पूरा महीना आया, ये आपकी दुकान थी लेट्स सपोज, किराना स्टोर का। तो आपने पूरा महीना यूज किया, अब मालिक मकान आया और उसने कहा किराया दो, तो अब आप उसको क्या करेंगे, किराया। किराया क्या, आपका खर्चा ही है ना। ठीक है, लेकिन आपने क्या पूरे महीना इस्तेमाल कर लिया, यानी कि आपको दुकान का फायदा हो चुका है ये। तो अब वो क्या हो गया, आप उसको क्या कहेंगे, यार ये क्या है, एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस। इसी तरह आपने कोई वर्कर्स रखे हुए थे काम करने के लिए, तो वो उन्होंने सारा महीना काम किया, अब आपने उसको सैलरी देनी, तो क्या हो जाएगी, सैलरी एक्सपेंस, यानी उनसे आप काम ले चुके हैं, फायदा हो चुके हैं आप। उसके मुकाबले में रेंट, अगर आपको मालिक मकान आता है एक महीने का किराया लेने, आप कहते हो भाई साहब मेरा इस महीने बिजनेस बड़ा अच्छा चला है, आपको ना अगले 2 महीनों का भी एडवांस रेंट दे देता हूँ। एडवांस रेंट, कि अगले 2 महीने का रेंट ले लो। क्या अगले 2 महीने का फायदा अभी आपको मिल चुका है, नहीं मिला, तो यानी कि उससे क्या होगा, फ्यूचर में फायदा आएगा, तो उसको हम क्या कहते थे, प्री पेमेंट। और के यार प्री पे, जल्दी पे कर दिए, उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस पे कर दिए या प्री पेमेंट कर दिया, ये हमारा क्या होता था, एसिड होता था। यानी कि है, हमने पैसे दिया, खर्चा किया, लेकिन वो क्या, उससे फ्यूचर में फायदा आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। यानी कि एसिड और एक्सपेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप है फायदे का, दोनों फायदे ही देते हैं। एक्सपेंस वो है जो फायदा दे चुका होता है, एसिड वो है जो भी फायदा देगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है जी। अब हमारा ये जो एसिड था, अब आते हैं IS-16 के रेफरेंस से, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही है लेकिन IS-16 के हवाले से। अब मेरे पास भाई साहब दो ऑप्शन है। ठीक है, गाड़ी, अब मैं या तो व्हीकल ले लूं, ठीक है, परचेज कर लूं, या मैं क्या करूं, रेंटे कार से रेंट पे ले लूं। जब परचेज करूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, खरीद लिए मैंने, क्यों, क्योंकि टेंजिबल है, मोर देन 1 ईयर लाइफ है उसकी। ठीक है, उससे फायदा आएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अपने बिजनेस के, अपने इस्तेमाल के लिए है वो एसिड, तो बिजनेस पे एसिड हो जाएगा, IS-16 लगेगा। उसके मुकाबले में रेंटे कार के पास जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, रेंट पे गाड़ी, तो रेंट मेरा क्या होगा, हमेशा एक्सपेंस हो जाएगा। यानी एक ही गाड़ी है, अगर आप खुद खरीदेंगे आपका एसिड है, और अगर किराए पे लेंगे तो वो आप हर महीने उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस होता रहेगा। लेकिन क्या ये एसिड हमेशा आपका एसिड रहेगा, कि क्या ये गाड़ी आपकी हमेशा गाड़ी रहेगी, अगले 10 साल की बात करते हैं, तो जवाब है यस। लेकिन क्या इसकी वैल्यू
क्योंकि हमने कल क्या बात, क्या वैल्यू हमेशा एक जैसी रहेगी? जवाब है नो। वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होती रहेगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन मैंने क्या कहा था? वक्त के साथ साथ, इस्तेमाल के साथ साथ, ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड ईयर करते हैं, चीजों की कीमत, एसेट्स की कम होती है। इन्फ्लेशन, महंगाई को जहन से निकाल दें। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो वैल्यू की कमी है, ठीक है, वैल्यू की कमी, इसको हमने क्या कहा था? ये क्या है भाई? ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। आसान तरीन डेफिनेशन क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल यूज, नॉर्मल वेयर एंड ईयर। अगर गाड़ी आपने निकाली और उसका एक्सीडेंट हो गया, अचानक से पूरी गाड़ी तबाह होगी, तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है भाई, वो तो अब नॉर्मल लॉस है। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉर्मल यूज में वक्त के साथ साथ, इस्तेमाल के साथ साथ कीमत में कमी जो आती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यानी, और डेप्रिसिएशन हमने क्या कहा था हमेशा, क्या होता है? ये बात लिख लें, एक्सपेंस। एक्सपेंस होती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारी क्या है? एक्सपेंस। यानी दो काम आप कर सकते हैं, या तो एसिड ले लें, ठीक है, आप बात सुनिएगा, आप बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, एसिड और एक्सपेंस का रिलेशनशिप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 100 रुपए थे, ये 100 रुपए नहीं, लाख रुपए कहता हूँ, लेट्स सपोज। लाख रुपए की मैंने कार ले ली। उसी तरह मैंने लाख की कार नहीं ली, बल्कि हर महीने 20,000 रुपया ईयर वन में क्या किया? रेंट एक्सपेंस। ईयर टू में फिर 20,000 रेंट एक्सपेंस। ठीक है, थ्री में फिर 20,000 रेंट एक्सपेंस, फोर में फिर 20,000, फाइव में फिर 20,000। यानी 5 सालों में मैंने 20-20 हजार करके किया क्या? मेरा लाख रुपया, लाख रुपया मेरा क्या हुआ? एक्सपेंस बन गया ना। पहले साल का रेंट एक्सपेंस कितना था जी? 20,000। दूसरे साल का 20, करते करते 5 साल में कितना हो गया रेंट एक्सपेंस? ठीक है, उसके मुकाबले में वही लाख रुपए की मैं गाड़ी लेता, तो पहले साल गाड़ी की, लेट्स सपोज कहते हैं, वैल्यू में कमी कितनी आएगी? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी आप याद कर लें, आगे आपको इंशाल्लाह मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। 20,000 रुपये पहले साल वैल्यू में कमी आई, अगले साल फिर 20,000 रुपये कमी आ गई वैल्यू में, उससे अगले साल फिर 20,000 कमी आई। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये आखिर में किसी न किसी अमाउंट की बिक जाएगी, लेकिन अज्यूम करते हैं आखिर में जीरो की बिकेगी। ठीक है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, तो ये 20,000 क्या पहले साल क्या होगा? वैल्यू में कमी है ना, रिडक्शन। तो वैल्यू की कमी को हमने क्या कहा था? ये क्या होती है जी? अभी देखिएगा, ये क्या होती है? वैल्यू की कमी क्या होती है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस। ठीक है, हर साल एसेट की वैल्यू कम होती है, वैल्यू की कमी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होती है? एक्सपेंस। यानी कि दोनों सिनेरियोज में, इसमें देखें, ठीक है, इसमें क्या था? आपने गाड़ी नहीं ली थी, नो एसेट परचेज, बल्कि आपने क्या कहा? लाख रुपए अपने जेब में रखे, पहले साल 20,000 रुपया रेंट एक्सपेंस दिया गाड़ी का, दूसरे साल तो 20,000 क्या था? आपका एक्सपेंस था। तो यहाँ पे भी एसिड की वैल्यू में क्या था? 20,000 की कमी आई, वो एक्सपेंस, यानी बराबर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। अगले साल फिर आपने 20,000 रुपया रेंट एक्सपेंस पे किया, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? एक्सपेंस। यानी यार 20,000 का फिर मेरा खर्च हो गया गाड़ी। तो अगर आपने अपनी गाड़ी ली होती, तो वो भी साल चलने के बाद 20,000 उसकी कीमत में कमी हो जाती है। और कीमत में कमी को क्या कहते हैं जी? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। तीसरे साल फिर एक्सपेंस, चौथे साल फिर एक्सपेंस, पांचवें साल फिर एक्सपेंस। और यहाँ पे भी देखें, तीसरे साल एक्सपेंस, चौथे साल। तो यानी कि एसिड और एक्सपेंस में क्या रिलेशन है? कि दोनों या तो हर साल एक्सपेंस करते रहो, या एक ही दफा एसिड ले लो, वो हर साल एक्सपेंस में कन्वर्ट होता रहेगा। एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस ईच ईयर। एसिड जो है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होता रहता है। या 20-20 हजार हर महीने का एक्सपेंस पे करो, या एसिड बना दो, और एसिड की ना वैल्यू हर साल 20-20 हजार कम होती है, तो जो वैल्यू में कमी है वो एक्सपेंस की होती है। ठीक है जी। तो एंट्रीज, जनरल एंट्री, अब अकाउंटेंट साहब आ गए, वो कह रहे हैं भाई जुबानी बातें तो बहुत होती हैं, अब हमें जनरल एंट्रीज करके बताएं दोनों सिनेरियोज में। ठीक है, सिचुएशन ए में भी, बी में। तो सिचुएशन बी में हमने क्या किया जी? सिर्फ रेंट एक्सपेंस पे किया, तो रेंट, गाड़ी का रेंट या ट्रेवलिंग है, ठीक है, कार का रेंट एक्सपेंस कितना? 20,000 डेबिट। और क्रेडिट क्या किया आपने? कैश क्रेडिट किया 20,000।
ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा साफ करते हैं दोबारा से नीचे, साफ सुथरा काम करते हैं। लेजर किधर चला गया? ठीक है, डेबिट आप लोगों ने साफ साफ करना है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, आपने पहले साल क्या किया, उसको रेंट एक्सपेंस पे किया, तो क्या हो जाएगा? व्हीकल का रेंट, व्हीकल रेंट एक्सपेंस कितना? 20,000 का। डेबिट कैश 20,000 पे किया, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने पूरा किया, एसिड बना लिया, व्हीकल परचेज कर लिया, व्हीकल एसिड डेबिट 1,00,000 रुपए का, और कैश क्रेडिट। ठीक है, ईयर 1 पे। दूसरे साल फिर उसने क्या किया, रेंट एक्सपेंस डेबिट 20,000, और फिर कैश पे किया। ठीक है, तीसरे साल फिर रेंट एक्सपेंस। ठीक है, चौथे साल फिर क्या हुआ, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। पांचवें साल फिर क्या हुआ, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, 5 सालों में कितना एक्सपेंस हुआ भाई? 20,000 ये, दूसरे साल फिर 20,000, तीसरे साल फिर, चौथे साल फिर, पांचवें साल फिर, यानी 20,000 हर साल का एक्सपेंस, और 5 सालों में यानी 1,00,000 रुपया उसका क्या हुआ, एक्सपेंस। 1,00,000 का खर्चा उसने कितने सालों में किया? 5 सालों में, और कैश 1,00,000 से क्रेडिट हुआ। ठीक है, एक उसके बाद ये ऑप्शन, दूसरा उसने गाड़ी ली, अब गाड़ी में क्या होगा, हर साल गाड़ी की वैल्यू में कमी आएगी। तो अब आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री सिखाने लगा हूँ, सिंपल आसान तरीन एंट्री। ठीक है जी, तो एंट्री अब साल के आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, साल के आखिर में, ईयर 1 का एंड आया, साल के आखिर में हमने कहा यार गाड़ी 1,00,000 की ली थी, लेकिन पूरा साल इस्तेमाल कर लिया, उसमें 20,000 की कमी आ गई है। तो क्या हो जाएगा, कमी को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो इसकी एंट्री हमेशा क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एसिड क्रेडिट, के एसिड की वैल्यू में कमी आ गई है भाई। 20,000 रुपये डेबिट, एसिड 20,000 से कम हो गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये याद कर ले, एसिड क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट, याद होगी। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस, एसिड की वैल्यू में कमी, और एक्सपेंस और एसिड का रिलेशनशिप आपको पता है ना, कि एसिड भी वक्त के साथ कम होते घटते घटते एक्सपेंस बनता चला जाता। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट। दूसरे साल, ईयर 2 के एंड पे क्या होगा, ये तो ईयर 1 के स्टार्ट में होगी ना, जब आपने एसिड परचेज किया था। फिर ईयर 1 के आखिर में, फिर ईयर 2 के सबसे पहले दिन आपने एसिड परचेज किया, एसिड या व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट। फिर साल के आखिर में आपने बैठ के हिसाब लगाया कि भाई 20,000 की कमी हुई है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट। दूसरे साल के आखिर में फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट। ठीक है, फिर 20,000 की, ठीक है, ज्यूम करता हूँ कि बराबर हर साल कमी आ रही है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। फिलहाल आपने जो कंसेप्ट है ना वो समझना है। तीसरे साल फिर क्या हुआ, दोबारा 20,000 की कमी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड 20,000 से क्रेडिट। चौथे साल फिर क्या हुआ, वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट। और पांचवें साल फिर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट। यानी 5 सालों में, पांचवें साल के आखिर में हमने कहा हो बिल्कुल ये एसिड खत्म हो गया, 5 साल जिंदगी थी, यूजफुल लाइफ का हमने कहा था ना, इकोनॉमिक लाइफ तो नहीं की थी, बस आखिरी दफा आखिरी साल बेच दी गई। तो आप देखें 5 सालों में कितना एक्सपेंस बना, 20,000 का ये एक्सपेंस, फिर दूसरे साल फिर 20,000 का, तीसरे साल फिर 20 का, चौथे साल फिर 20 का, पांचवें साल फिर 20, यानी कि 20,000 का एक्सपेंस हुआ। डेप्रिसिएशन क्या होती है, एक्सपेंस। हमारा कितना एक्सपेंस हुआ,
लाख का क्या है हमारा एक्सपेंस। ठीक है, एसिड कितने का था, लाख रुपए का लिया था, फिर 20,000 ये कम हुआ, लाख में से 20,000 माइनस करें तो कितना आता है, 80,000। 80,000 में से 20,000 माइनस करें तो 60,000, 60,000 में से 20,000 माइनस करें तो 40,000, 40,000 में से 20,000 माइनस करें तो 20,000, 20 में से 20 माइनस करें तो 0। एसिड कितने का रह गया, 0। कैश कितने से कम हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ कैश कम, बस पहले दिन कम हुआ था, ये 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो पहले दिन कितना कैश कम हुआ था, कैश के साथ माइनस 1,00,000। एक्सपेंस इतना, एसिड 0 का पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट। एसिड हम क्या देखते हैं, बैलेंस शीट पे देखते हैं ना। बैलेंस शीट डेट मतलब, बैलेंस शीट डेट क्या होती है, साल का आखिरी दिन। क्योंकि एसिड क्या होते हैं, एज एड, कि साल के आखिरी दिन कितने एसिड्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, और कितना कैपिटल है। जबकि उसके मुकाबले में इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फॉर द ईयर, के साल के दौरान कितने इनकम एक्सपेंसेस हुए। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ है भाई, कैश कितना कम हुआ, एसिड है इसमें, तो एसिड था ही नहीं, तो एसिड 0 ही है। कैश 20,000 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, और फिर 20 कम। ठीक है, तो यानी कि कैश हमारा कितना कम हुआ, 20,000 5 दफा कम हुआ, 5 तो 1,00,000 कम हुआ। एसिड है इसमें, तो एसिड था ही नहीं, एसिड 0। तो यानी कि ये देखें दोनों सिनेरियो में क्या हुआ, एक्सपेंस लाख रुपए का, लाख रुपए का, एसिड 0 का है, 0 का है, कैश इतनी है, माइनस लाख की। यानी कि दोनों सिनेरियो में जवाब सेम आया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, यानी कि एसिड और एक्सपेंस का रिलेशनशिप समझ आ गया। या तो आपके पास दो ऑप्शन है कि हर साल एक्सपेंस करते हो, या एकदम एसिड लो, वो खुद ब खुद एक्सपेंस बनता चला जाएगा। तो एसिड को हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड इज द एक्सपेंस ऑफ फ्यूचर ईयर्स। क्यों, क्योंकि वो फ्यूचर में फायदा देगा, जो भी चीज फायदा देती है तो वो हमें उसका कोई कॉस्ट में तो पड़ती है ना, फ्री में तो कोई फायदा नहीं मिलता ना। आप घर में ये एसी लगाते हैं कि यार मुझे फायदा मिलेगा, तो एसी आपने पैसों का लगवाया ना। तो एसिड इज द एक्सपेंस ऑफ फ्यूचर ईयर्स, अगले सालों का ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेंस। और इससे क्यों एक्सपेंस है, क्योंकि फायदा आएगा, तो एसिड को इसलिए हम क्या कहते हैं, फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक देखें कितना मतलब अच्छा हमने ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, समझ आ गया ना। तो अब क्या हुआ करेगा, हमारा IE16 के अंदर सारा ये वाला काम हुआ करेगा। ठीक है, आपसे होशियार बाश हो जाए कि हम एसिड बनाया करेंगे, और फिर एसिड की वैल्यू में वक्त के साथ साथ, इस्तेमाल के साथ साथ, नॉर्मल वियर एंड टियर के साथ साथ जो कमी आती है वो डेप्रिसिएशन होती है। तो ये काम हुआ करेगा कि हम एसिड खरीदने की एंट्री हमें आ गई, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, अगर पे कर दिया, अगर पे नहीं किया तो पेबल हो जाएगा, पेबल कि आपने पे तो करना है। ठीक है, तो एसिड खरीदने की एंट्री ये हुआ करेगी हमेशा, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। और एसिड किस अमाउंट पर डेबिट होगा, कॉस्ट के ऊपर। और कॉस्ट क्या है, वही सारा है जो मैंने पहले 2 लेक्चर में बताया था, वही सारा कुछ। ठीक है, परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, फलाना टमकाना जो भी था। और एसिड कब रिकॉर्ड करते हैं, जब दो शराइत पूरी हो जाए, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट है, और प्रोबेबल है कि फ्यूचर के पास। ठीक है, तो ये एसिड की एंट्री क्या होती है, पहली एसिड डेबिट कैश क्रेडिट एक एंट्री। दूसरी एंट्री जो एसिड की वैल्यू में कमी होगी, डेप्रिसिएशन की स्टैंडर्ड एंट्री है क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट। यानी कि अब एसिड जो है, एसिड आ गया, अब वो इस्तेमाल के साथ साथ अपना एक्सपेंस में कन्वर्ट होता चला जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत गंदी हो गई है, आई डोंट नो, लेकिन ये कि इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। और देखें, ये सोच हमने सोची है कि यार पूरे साल में क्या हुआ, इतने का एक्सपेंस बना, साल के आखिरी दिन। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें हैं ना, क्या, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस। तो हमने पांचों हिसाब से सोचना है कि क्या क्या हुआ। इनकम तो नहीं है, एसिड क्या, हाँ एसिड है, वो रिड्यूस होता रहा है, खत्म होता जा रहा है, उससे एक्सपेंस आता जा रहा है। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कैपिटल तो ओनर पैसा लेके आए या लेके जाए, उससे फर्क पड़ता है ना। ठीक है, और क्या था,
लाइबिलिटीज जिम्मेदारियों में भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एसिड मारा था। ठीक है, तो ये हमने एक सोर्स हुई थी। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं जी, एक मिनट मुझे चेक करने दें। ठीक है, अब ना मेथड्स पढ़ लेते हैं डेप्रिसिएशन के। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, हाँ, एक कॉन्सेप्ट है बड़ा ही सुनहरी रूप से लिखने वाला कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हम, ठीक है, एवरी एसिड इन IAS 16, जो भी एसिड IAS 16 के स्कोप में फॉल करता है, इज डेप्रिशिएटेड। एवरी एसिड में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ये 16 में? सबसे पहले बिल्डिंग, फिर व्हीकल्स, फिर प्लांट। प्लांट वो ये पौधा वाला प्लांट नहीं, वो जो पूरा प्लांट नहीं होता है, फैक्ट्री का जो हिस्सा होता है, प्लांट लगा होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी। उसके अलावा मशीनरी, ठीक है, इक्विपमेंट। ठीक है, ऐसी उसकी मिसालें दे रहा हूँ। फिर फर्नीचर, किसी कंपनी ने अपने ऑफिस के यूज के लिए फर्नीचर रखा हुआ है, वो बेचने के लिए रखा है, तो वो मैंने आपको क्या कहा, वो हमारी इन्वेंट्री है, ये बेचने वाला नहीं। IAS 16, एवरी एसिड इन IAS 16, और IAS 16 का स्कोप आपको पहले का पता है। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर में स्कोप भी बताया था कि भाई, तो हर एसिड, एवरी मतलब हर एसिड जो सा है वो डेप्रिशिएट होगा। बिल्डिंग, व्हीकल, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लैपटॉप्स, ठीक है, कंप्यूटर, जो कुछ भी एसिड है कंपनी का। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? फैंस, AC, मतलब जो जो IAS 16 के स्कोप में है वो हर एसिड डेप्रिशिएट होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लैंड। जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती, बस। उसके अलावा कोई भी, जमीन भी देखें IAS 16 वाली एसिड है ना, कि टेंजेबल है, उसको आप टच कर सकते हैं, लाइफ उसकी मोर देन 1 ईयर है। और जमीन पे आप बिजनेस जमीन के ऊपर ही करते हैं ना, आसमान के ऊपर जाके तो नहीं होता। ठीक है, तो जमीन डेप्रिशिएट नहीं होगी कभी भी, किसी भी किस्म की जमीन है। बेशक वो वहाँ पे आप काश्तकारी कर रहे हैं, बेशक वहाँ पे आपने बिल्डिंग बनाई हुई है, बेशक जैसी भी जमीन है, जमीन कभी भी, लैंड को कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करना, ना करना, बस। जमीन के अलावा जो मर्जी एसिड आपके जहन में आता है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, AC, फर्नीचर, बिल्डिंग, गाड़ियां, बस, एरोप्लेन, जहाज, ठीक है, जो भी एसिड आपके जहन में आता है, जो मर्जी, लेकिन जमीन के अलावा, एक्सेप्ट लैंड। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, ये बात याद रखिए। ठीक है, जब मैं आपको सवाल पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें एक एग्जांपल दूंगा, फिर आप जब गलत करेंगे तो फिर आप, जाहिर बात है, आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो फिजिकल होते तो फिर आपसे बंदा फाइन वगैरह लेता है क्या ये बात मैंने बताई, तो ये याद में रखना है। ठीक है, एक्सेप्ट लैंड, लैंड के अलावा, जमीन के अलावा हर एसिड एप्रिशिएट होता है। जमीन कभी भी, किसी भी किस्म की जमीन हो, सवाल में कह देना पुरानी जमीन है, ये हो गया है, खराब हो गया है, सैलाब से तबाह हो गई है जी, उस पर काश्तकारी नहीं हो रही, या फसल नहीं उग रही, वट एवर, आपने कहना भाई जमीन कभी भी, किसी भी किस्म की जमीन कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, जमीन की वैल्यू में कभी कभी नहीं आती। ये पूरी दुनिया का रूल है। ठीक है, IFRS, जो इंटरनेशनल वालों ने ये रूल बनाया कि भाई जमीन को कभी डेप्रिशिएट नहीं करना। बाकी उसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो भी वक्त के साथ साथ पुरानी होती है, बिल्डिंग को भी आपने डेप्रिशिएट करना है। सिर्फ जो जमीन है ना, उसकी वैल्यू को, लेट्स सपोज 1 करोड़ की जमीन थी, ऊपर 1 करोड़ का घर बनाया, तो 1 करोड़ वाली जमीन कभी डेप्रिशिएट होगी, 1 करोड़ उसी तरह आएगा बुक्स के अंदर कि यार 1 करोड़ की जमीन है। उसके ऊपर हाँ, 1 करोड़ की जो बिल्डिंग है वो हर साल कम होती रहेगी उसकी वैल्यू। ठीक है, डेप्रिशिएट होती रहेगी बिल्डिंग, लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होगी। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन या मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कि अब डेप्रिसिएशन कैसे कैसे हो सकती है।
कि लेक्चर मेरे थोड़े से बड़े हो जाते हैं रूटीन से। वैसे कोई टीचर है ना, वो 40 मिनट का लेक्चर लेता है, तो हमारा 60 मिनट का हो जाता है, 70 मिनट का हो जाता है, या 1.5 घंटे का। तो परेशान नहीं होना, जो जहाँ पे थके वहां पे पॉज कर ले, 10 मिनट की ब्रेक कर ले, दोबारा से स्टार्ट कर ले, ठीक है। सीए में यही रूल है, जहाँ पे थको ब्रेक करो, दोबारा स्टार्ट कर दो। ये नहीं, और ब्रेक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज ब्रेक की है और 4 दिन बाद याद आया कि यार वो ब्रेक तो ओवर हो गई है, ठीक है। तो अपने साथ आपने सिंसियर होना है, ठीक है। जो अपने साथ सिंसियर है उसके लिए सीए मसला नहीं होगा, जो बस टाइम पास कर रहे है उसके लिए वाकई सीए मसला होगा। ठीक है जी, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या समझ आ रही है बात? मुझे तो ये समझ आ रही है, जो हमने ऊपर किया है ना वही काम है, यानी कि हर साल बराबर, बराबर कमी, ठीक है। या इन वैल्यू, कमी इन वैल्यू को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हर साल आपकी बराबर आती है डेप्रिसिएशन। यानी 1 लाख रुपए का एसिड था, तो पहले साल भी 20,000 कमी आई। ये ऊपर जो हमने किया एग्जाम, ये, ठीक है। पहले साल भी 20,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, दूसरे साल फिर 20,000 का था, तीसरे साल फिर 20,000 का था, चौथे साल फिर 20,000 का था, और ऊपर किधर गया, और ये पांचवें साल भी 20,000। यानी हर साल बराबर डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, यानी आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, उसको ना बराबर हिस्सों में, इसकी कितनी लाइफ है जी? कोई कहता है 3 साल, तो मैंने तीन, एक, दो, ठीक है, ये तकरीबन एक, दो, तीन बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। और अगर कोई कहता है 5 साल लाइफ है, तो एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। बराबर हर साल बराबर डेप्रिसिएशन एसिड में कमी आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल बराबर कमी आती है, ठीक है। बहुत से एसिड ऐसे होते हैं जिनमें हर साल तकरीबन बराबर ही वैल्यू के अंदर कमी आती है, ठीक है। जिस तरह गाड़ी, इन्फ्लेशन, महंगाई को ध्यान में रखना, 5 साल सही चलती है, उसके बाद जारी बात है सब कुछ पुराना हो जाता है गाड़ी का, सीट्स, इंजन, टायर, वट एवर जो भी है। तो कई ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि बराबर अपना हर साल बराबर फायदा देते हैं, ठीक है, बराबर फायदा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इक्वल बेनिफिट, ठीक है। अब गाड़ी में ये तो नहीं है कि पहले साल 5 बंदे बैठ सकते हैं, दूसरे साल 4 बैठ सकते हैं, तीसरे साल 3, चौथे साल 2, और पांचवें साल सिर्फ ड्राइवर ही चलाएगा, बल्कि हर साल आपको बराबर फायदा ही दे रही होती है, तो वो बराबर बराबर उसकी वैल्यू में कमी आती है, ठीक है। बराबर फायदा, इक्वल बेनिफिट हर साल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है जी? बहुत ज्यादा सिंपल फार्मूला है, वही है जो हमने पहले दिन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और डेप्रिशिएबल अमाउंट किसके बराबर थी? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। याद है या नहीं? ये जिस बच्चे को याद नहीं है, तो वो, इसका मतलब है पिछले लेक्चर पहले लेगा तब आगे बढ़ेगा ना। तो ये इसका फार्मूला है। क्या करना है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ नहीं, यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये तीनों कंसेप्ट मैंने आपको पहले के पढ़ाए हुए हैं। तो ये इसका फार्मूला है। तो ये कैसे, इसमें ये डेप्रिसिएशन निकालने होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। इसकी एग्जांपल बुक से करा दूं आपको, ताकि आप कहें हाँ बुक में भी कुछ है।
चलिए बुक की एग्जांपल ना आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, अभी मैं आप खुद से एक छोटी सी एग्जांपल बनाता हूँ। बुक की एग्जांपल आपको होमवर्क देंगे। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग परचेज्ड फॉर रुपीज 5 लाख। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years इज ₹1 लाख, यानी कि 10 साल बाद 1 लाख की बिकेगी। ठीक है, यूजिंग एस एल एम क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए आप मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल निकाल के बताइए सोल्यूशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट कितनी है इसकी, 5 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है जी, आखिर में रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख की बिक जाएगी, तो -1 लाख, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है जी, 10 years, तो डिवाइडेड बाय 10। तो 5 लाख में से 1 लाख गया, 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 40,000। तो 40,000 क्या है हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। और आप देखेंगे हर साल इसकी ना 40,000 निकलेगी। ईयर 2 की निकालें, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ईयर 1, ईयर 2 की कितनी होगी, सेम, क्योंकि ये सेम फॉर्मूला है ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू 40,000। ये आज पहले दिन के लिए, कल से बल्कि ये फॉर्मूला भी रखें। ठीक है, तो हर साल बराबर होगी, क्यों बराबर होगी, क्योंकि क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल आपने बराबर बराबर डेप्रिसिएशन निकालनी है। समझ आ गई। हर साल इसकी क्या होगी, बराबर बराबर डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन निकालने का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा, इस फार्मूले को, ठीक है, ये फार्मूला हिफ्स करना है आपने, ये वाला। अब इससे अगर हम रेट निकालना चाहें, लेट्स सपोज, ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, या ये है कि रेट भी निकाल सकते हैं कि ये कितने परसेंट रेट निकलता है इसका। ठीक है, फार्मूला में थोड़ी सी चेंज करते हैं। ठीक है, रेट निकालते हैं, रेट, डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, सवालों में आपको या तो यूजफुल लाइफ बताएगा या डेप्रिसिएशन का रेट बताएगा। रेट परसेंटेज निकाल लेते हैं ना। आप ये देखें, 40,000 कमी है, तो 40,000 कितने परसेंट बनता है, 5 लाख का। ठीक है, 40,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख करें जरा, रफ सा, ये इस तरह नहीं है, इसका फॉर्मूला आपको कहूंगा रफ सा एक आइडिया लगाने के लिए। तो 40 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तकरीबन 8%, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम आ, ठीक है, दोनों काम, ये आपको सवाल के डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको सवाल कैसा आया है।
अगर तो कॉस्ट भी दी हुई है, ये भी दी है और यूजफुल लाइफ दी है, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर उसने ये चीजें नहीं दी तो आप क्या करेंगे, रेट हम निकालना सीखते हैं, वहां से हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो रेट में जब आएगा तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं जी, कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट। जब रेट, डेप्रिसिएशन कैसे होगी, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट, ये भी इसका फार्मूला है। ये ऊपर कौन सा है, फार्मूला वन। फार्मूला वन क्या है भाई, डेप्रिसिएशन निकालने का, ये फार्मूला F1 लिखता हूँ उसका, फार्मूला वन, कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, इसी का निकलता है डेप्रिसिएशन। दूसरा F2, फार्मूला टू क्या है, कि कॉस्ट को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, उस चक्कर में ना पड़ोगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, सीधी सीधी कॉस्ट है, उसको जो सवाल में रेट गिवन है उस रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये रेट क्या होगा, सवाल में गिवन होगा, गिवन इज कॉस्ट। सवाल बताया होगा जी 10% स्ट्रेट लाइन। 10% स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि पहले साल 10%, दूसरे साल फिर 10%, तीसरे साल फिर 10%। तो हर साल अगर 10% है तो 100% कितने सालों में मुकम्मल होगा, 10 साल में। तो यानी कि एसिड की जिंदगी 10 साल है। ठीक है। और अगर क्या है, हर साल जो सा है वो 50% एसिड खत्म हो जाएगा बराबर, तो यानी अगर पहले साल 50 हो जाएगा तो रिमेनिंग 50 दूसरे साल, तो इसका मतलब उसकी जिंदगी कितनी है, 2 साल है। और अगर क्या है, हर साल 25%, तो बताएं, तो पहले साल 25%, दूसरे साल फिर 25%, 50, तीसरे साल फिर 75 और चौथे साल फिर, यानी कि उसकी जिंदगी 4 साल है। ठीक है, तो आपने सीधा क्या करना है, कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट से, जो भी रेट दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, आप रेट निकालने के लिए क्या करना है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज 195 पे। रेट इज इक्वल डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है, ये रेट का फॉर्मूला है, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। कि ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना। ठीक है, तो आइए हम अपना जो ऊपर वाला सवाल है ना, उससे हम क्या करते हैं, ये निकालना सीख लेते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, ये तो हमें पता है ना, कॉस्ट माइनस, ये तो हमें पता है ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ऐसे ही है। तो कॉस्ट कितनी थी हमारे ऊपर वाले सवाल में, 5 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 1 लाख, ये थी ना, 5 लाख थी और स्क्रैप वैल्यू 1 लाख। डिवाइडेड बाय कॉस्ट क्या है, वो दोबारा लिखो, 5 लाख, मल्टीप्लाई यूजफुल लाइफ कितनी है जी, 10 साल। ठीक है, इसको सॉल्व करें जरा, क्या आ जाएगा, 5 में से 1 निकाला तो 4 लाख ऊपर आ गया, 4 लाख ऊपर आ गया, तो नीचे 5 लाख मल्टीप्लाई 10 तो 50 लाख। तो कितना निकला जी, 8%। 8% रेट है। ठीक है, तो रेट निकाल लिया। अब डेप्रिसिएशन निकालें जरा, इस फॉर्मूले में डालें। डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट, कॉस्ट क्या है जी, वही 5 लाख, मल्टीप्लाई रेट क्या है, वही अभी जो निकाला है 8%, तो 5 लाख 8% ले, 5 8 40, तो 40,000। ठीक है, आपका निकलेगी। ठीक है, तो आपका कितना निकला, 40,000 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। और दूसरे तरीके से जब हमने ऊपर निकाला था वो भी देखें, 40,000 निकला। तो यानी ये बात करें या रेट लगा दें, बात वही है, एक जैसी है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक जैसी कीमत में कमी आती रहती है। ठीक है, समझ आएगी। और रेट किस पे अप्लाई होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट, कॉस्ट के ऊपर आपने रेट लगाया। रेट कैसे निकालते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई यूजफुल लाइफ, और डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई। तो आप रेट निकालने और रेट किसके ऊपर लगाना है, कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर रेट मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। और ये हर साल क्या होगी, डेप्रिसिएशन बराबर, क्यों बोला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से हम डेप्रिशिएबल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला।
ठीक है, कोई मसला नहीं है ना, सिंपल है बस। एसिड की वैल्यू में कमी निकालनी है, डेप्रिसिएशन के एसिड की वैल्यू में कमी, कमी वो बराबर भी हो सकती है या और भी तरीके हो सकते हैं, वो आगे हम चल के पढ़ते हैं। ठीक है जी। कॉस्ट में सिर्फ क्या था, कहा था लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करना, जमीन को, बाकी हर तरह कैसे डेप्रिशिएट होगा, वैल्यू में कमी आएगी। और कमी निकालने का पहला तरीका क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें बराबर कमी आती है। उसके दो फार्मूले हैं डेप्रिसिएशन निकालने के, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कर लो, या कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट। ठीक है, और रेट कैसे निकलता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई यूजफुल लाइफ कर लो। ठीक है, ये फार्मूला है, और इस पे आपने रेट निकाल लेना है। वैसे 99% पेपर में आपको ये फार्मूला गिवन होगा, नहीं हुआ तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात। कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट, रेट कैसे निकालना है आपके सामने। तो अगर आपको सिर्फ, अगर आपको रेट नहीं गिवन तो आप कभी रेट ना निकालें। ठीक है, अगर आपको रेट नहीं गिवन तो आप हमेशा ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करें, क्या, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, अगर रेट पता है तो सिंपल क्या करें, कॉस्ट लिखे मल्टीप्लाई, जो रेट पता है ना वो एग्जामिनर ने ये ही कुछ निकाल के ही दिया होगा। ठीक है, एग्जामिनर जो रेट दिया होगा वो आपने उसने आपको सही से ही निकाल के दिया होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल कॉस्ट लिखो, जो रेट दिया है ना जी वो जो सा है मल्टीप्लाई करो और बस आंसर ले आओ। जो रेट दिया है वो मल्टीप्लाई करो और आंसर ले आओ, जवाब आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एसिड की वैल्यू में कमी आती है। अब एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये सारी आपकी ना बेसिक्स स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि आगे चल के यही आपको सवालों में हेल्प करेंगी। ठीक है, सवालों में ये छोटे छोटे पॉइंट टेस्ट होते हैं। अब डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करें, ये शायद मैंने बात पहले कराई है, यानी 1 मिनट में चेक कर ले। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ। ये सारी आपने ना नोट करने हैं वन बाय वन। जहाँ पे आपको लगे स्पीड तेज है तो वहां पे आप पॉज कर लिया करें, पॉज करके लिख लिया करें। मेरी माने बात, मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, मेहनत के बगैर आपका सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कुछ सीए मुकम्मल कर सकेंगे। अच्छा, अब बड़ा की कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक की कॉन्सेप्ट क्या है, कि लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है आज के लेक्चर का। ठीक है, और हमने कहा एसिड डेप्रिशिएट होता है, माना एसिड, बिल्कुल हम सब ने माना कि एसिड डेप्रिशिएट होता है। ठीक है, वक्त के साथ साथ वैल्यू में कमी आती है, लेकिन कब से डेप्रिसिएशन, व्हेन डेप्रिसिएशन शुड बी स्टार्टेड। डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करें। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, अमेरिका से मैंने एक मशीन मंगवाई। ठीक है, या लेट्स सपोज चले गाड़ी की मिसाल ले लेते हैं, कोई भी एसिड मंगवाया अमेरिका से। तो क्या, जब वो अमेरिका से मैंने खरीद लिया ना, मैंने ऑनलाइन उसको डॉलर्स में पेमेंट कर दी, अब वो एसिड आ रहा है जहाज में, रास्ते में। ठीक है, फिर वो पोर्ट पे पहुंचेगा, तो उसकी मैं कब डेप्रिसिएशन स्टार्ट करूं, व्हेन डेप्रिसिएशन शुड बी स्टार्टेड, कब से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करूं, सवाल है ना। क्या जिस दिन मैंने खरीद लिया उसी दिन से मैं उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दूं, या जब वो कराची पोर्ट के ऊपर पहुंचेगा तब करूं, या जब वो बस में उसको रखूंगा ना कि आप इस्लामाबाद लाना है एसिड तब डेप्रिशिएट करूं, या जब इस्लामाबाद से वो अनलोडिंग होगी उसकी तब रिकॉर्ड करूं। कब, मतलब सवाल है ना कब, आखिर कब से। क्योंकि डेप्रिशिएट तो कर रहे हैं ना हमने, इसकी वैल्यू में कमी तो आनी है ना, वो तो हमने पूरा साबित किया है कि वैल्यू में कमी आती है। तो कब से, तो स्टैंडर्ड ने कहा है फ्रॉम द डे
उस दिन से when it becomes available for use, इस्तेमाल के लिए वो अवेलेबल हो जाए। फॉर इंटेंडेड यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटेंडेड यूज। जिस काम की नियत के लिए वैसे लिया ना, उसके लिए वो अवेलेबल हो जाए। तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दो उसी दिन से, बेशक इस्तेमाल हो या ना हो। डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड करना शुरू कर देनी है। ठीक है, बेशक इस्तेमाल हो या ना हो। यानी आपने क्या लिया, फैन, पंखा एसिड है। अब ये मिसालें सुनिएगा। पंखा आपका एसिड है। आपने क्या किया जी, बड़ी गर्मी थी, आपने पंखा मंगवा लिया कि यार इस वक्त अक्टूबर में भी गर्मी पड़ रही है। ठीक है, अक्टूबर 2023। जो ये आपने पंखा मंगवाया ना, अभी वो आपने क्या करा किया हुआ स्टोर के ऊपर, मतलब रखा हुआ है, और आप इंतजार कर रहे हैं इंजीनियर आएगा, वो फिट करेगा, जो भी इलेक्ट्रिशियन है वट। ठीक है, स्टोर में आपका पंखा, तो क्या उससे डेप्रिसिएशन करनी है? क्या आपने पंखा इसलिए मंगवाया था कि वो स्टोर में रखूंगा? बताएं, इसलिए मंगवाया था? नहीं, बल्कि इंटेंडेड यूज क्या था उससे, एयर लेनी है मैंने। क्या गर्मी बहुत है, इंटेंडेड क्या उसके लिए अवेलेबल हो गया, वो फर्श पे पड़ा हुआ नहीं। कब अवेलेबल होगा? जिस दिन वो उठा के उसको आप हैंग कर देंगे, फिटिंग कर देंगे, बस वो तब अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी तक वो अवेलेबल नहीं है। आपका जो इंजीनियर भैया है ना, वो 10 दिन बाद आए, 15 नवंबर को आपके पास आए। यार पंखा की तरह मैंने फिट करना है। वो 15 नवंबर को आए और उन्होंने क्या किया, पंखा, ठीक है, हैंग कर दिया। ये पंखा हैंग हो गया। जैसे उन्होंने 15 नवंबर को पंखा हैंग किया, एकदम बारिशें स्टार्ट हो गई और सर्दियां बढ़ गई, बर्फबारी होगी जी, पहली बर्फ पड़ गई। आपने क्या किया जी, 15 नवंबर से फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाके ना दोबारा गर्मी स्टार्ट हो गई, और आपने क्या किया, पंखा का ऑन किया, आपने बटन प्रेस किया, क्या, हाँ पंखा आ गया मेरा। तो आपने कहा क्या किया यार, अच्छा मैंने अब इसको इस्तेमाल शुरू किया ना अप्रैल में, तो मैं अप्रैल से आगे इसको डेप्रिशिएट करूंगा। आपने कहा यार पंखा तो आ गया था मेरे पास, यहाँ पे अक्टूबर से पड़ा रहा है नवंबर तक। ठीक है, लेकिन नवंबर को जब मेरे भाई ने, इंजीनियर भाई ने फिटिंग की है ना, इलेक्ट्रिशियन ने, उसके बाद बारिशें स्टार्ट हो गई थी और 4 महीने पंखा चला ही नहीं है, 6 महीने। अब चला है, अब मैंने ऑन किया है। तो आज मैं अप्रैल से उसको डेप्रिशिएट करूंगा। तो स्टैंडर्ड ने, ये अकाउंटेंट भाई खड़े थे, इन्होंने कहा भाई तुमने IS 16 नहीं पढ़ा? उसने जाके हमें IS 16 दिखाया। IS 16 में ये बात लिखी थी, उस दिन से डेप्रिशिएट कर दो जब वो बिकम्स अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज। जिस नीयत के लिए लाया था, जिस काम के लिए, वो काम करने की सलाहियत में आ गया वो, बस डेप्रिशिएट स्टार्ट कर दो। बेशक इस्तेमाल हो या ना हो, आपने क्या करना है, उसको डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देना है। तो यानी कि वो इंटेंडेड यूज के लिए कब अवेलेबल हुआ? क्या वो अक्टूबर में इंटेंडेड यूज के लिए अवेलेबल था? नहीं, क्योंकि फर्श पे पड़ा था। तो क्या फर्श पे पंखा चल सकता है? नहीं चल सकता। इस दिन 15 नवंबर को जब वो हैंग हो गया ना पंखा, तो ये हो गया क्या भाई साहब, अवेलेबल, इस्तेमाल के काबिल। बेशक इस्तेमाल हो या ना हो, गर्मियां आ गई हैं, सर्दियां आ गई, या आपने उसको ऑन किया है, नहीं किया, जब एसिड लगा दिया बस अवेलेबल हो गया इंटेंडेड यूज के लिए, उसको आपने डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना। ये बात याद रखें, ठीक है। अवेलेबल फॉर इंटेंडेड, बेशक इस्तेमाल हो या ना हो, अवेलेबल हो गया जिस दिन, उस दिन से उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। ठीक है, इसी तरह दूसरी मिसाल लेता हूँ गाड़ी की। मैंने बड़ी गाड़ी ली है जी, व्हीकल। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने मर्सिडीज गाड़ी ले ली। मैंने कहा यार मर्सिडीज है, आप जो सा मैं कॉलेज जो सा आया जाया करूंगा, कब मर्सिडीज के ऊपर आऊंगा मैं कॉलेज। जैसे मैंने मर्सिडीज ली ना, तो साथ ही मेरे पेपर आ गए। पेपरों के बाद मैं गांव चला गया। गांव तो नहीं मर्सिडीज लेके जा सकता था, गांव में तो मैंने जीप कोई बड़ी गाड़ी लेके गया। तो 2 महीने मैंने गांव गुजारे।
ठीक है, लेट्स सपोज मैंने मार्च में मर्सिडीज ली 5 मार्च को, फिर आगे मेरे पेपर आ गए, और फिर मैं अप्रैल में फ्री हुआ, और मई तक मैं गांव में रहा, 5 मई को मैं वापस आया। तो बताएं मेरी मर्सिडीज कब से डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो? क्या 5 मई से या 5 मार्च से? कि 5 मार्च में वो क्या हुआ था, अवेलेबल हो गई थी, मतलब मेरे घर में आ गई थी। अब उसको मैं चलाता ना चलाता ये मेरे ऊपर। अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज हो गई थी, तो मैंने क्या इस्तेमाल करूं या ना करूं, मैंने डेप्रिसिएशन कहाँ से स्टार्ट करनी है भाई? ये 5 मार्च से वो से डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, 5 मार्च से डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। बेशक मेरे पेपर है, मैं गाँव चला जाऊं या मैं दूसरे मुल्क चला जाऊं, 5 साल गाड़ी खड़ी रही, अवेलेबल है वो इंटेंडेड यूज के लिए, इसी नियत के लिए लिया था कि चलाऊंगा। चलाने के लिए वो है अवेलेबल, गाड़ी मेरे घर में खड़ी है, चाबी मेरे पास है, पेट्रोल डलवाओ और चलाओ, अवेलेबल है ना, तो बस ठीक है, इस्तेमाल करो या ना करो, आपने डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, अब एक सवाल इसके बाद आपको कराऊंगा, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएंगे जो अभी तक पढ़े हैं। ठीक है जी। अच्छा, डेप्रिसिएशन जब एसिड, अब नया कॉन्सेप्ट न्यू, यहाँ तक पॉज करके सोच लें समझ लें और फिर न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है भाई? क्या अब हमसे भी पूछे कि यार एसिड 1 साल बाद, ठीक है, 1 लाख का एसिड था, पहले साल की डेप्रिसिएशन उसके लेट्स को 10,000, 1 लाख उसकी क्या है कॉस्ट, 10,000 उसकी क्या है डेप्रिसिएशन, तो पीछे रह जाएगा 90,000। इस 90,000 का नाम क्या है? ये क्या चीज है, नाम क्या है? 1 लाख, इस पे क्या हम 90,000 को कॉस्ट कह सकते हैं? नहीं, कॉस्ट तो नहीं है, कॉस्ट तो भाई 1 लाख है। क्या 90,000 को हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं? नहीं, डेप्रिसिएशन तो 10,000 है। ठीक है, 1 लाख क्या है कॉस्ट, 10,000 उसकी क्या है डेप्रिसिएशन, तो 90,000 क्या चीज है? क्या 90,000 को हम कॉस्ट कह सकते हैं? हमने कहा नहीं कह सकते, क्योंकि कॉस्ट तो 1 लाख है। क्या 10,000, 90,000 को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं? हम कहेंगे नहीं, डेप्रिसिएशन भी नहीं कह सकते, वो तो 10,000 है। तो 90,000 क्या है? तो इसको हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू। ठीक है, तो अगली हमारी डेफिनेशन क्या हुई जी? इसके 3 नाम है, जिस तरह वो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का नाम डीकमीशनिंग कॉस्ट भी था, इसी तरह इसकी नेट बुक वैल्यू कह लें, या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कह लें, या हाली कैरिंग अमाउंट कह लें। तीनों एक एनबीवी इसकी शॉर्ट। ठीक है, नेट बुक वैल्यू, या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जीसीए, या सीए कैरिंग अमाउंट। ठीक है, ये क्या होती है जी? कॉस्ट, नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अगला सवाल है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है भाई जमा, एक्यूमुलेशन कहते हैं एक्यूमुलेट हो जाना, किसी चीज का जमा हो जाना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी आज तक की डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब एसिड की आज तक की, यानी अगर मैंने 100 साल पहले कोई एसिड खरीदा था और उसको मैं
हर साल ना एक एक रुपया रिड्यूस करता आ रहा था, कम करता आ रहा था डेप्रिसिएशन। तो आज तक की जमाशुदा डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है एसिड की आज तक की डेप्रिसिएशन जितनी भी है वो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो नेट बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? आज तक की डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये उर्दू में साथ लिख रहे हैं। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? आज तक की डेप्रिसिएशन जितनी भी है, हाँ वो 1 रुपया या 1 लाख रुपया या 1 करोड़ है, जितनी भी है आज तक की डेप्रिसिएशन इज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट को तो आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, वही जो हमने जो पहले 2 लेक्चर लगाए, कॉस्ट कैसे निकलते हैं वो, माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक की डेप्रिसिएशन। इसमें माइनस का तो ये क्या आ जाएगा? नेट बुक वैल्यू, यानी कि बुक किताबों में क्या कीमत है आज उसकी, नेट में बुक वैल्यू। ठीक है, क्या एसिड, ये वाला एसिड देखें, हमने 1 लाख का एसिड खरीदा, वो 10,000 रुपया डेप्रिशिएट हुआ, तो किताबों में कितने का आएगा एसिड? क्या 1 लाख का आ रहा होगा? फिर भी नहीं, बल्कि उसमें 10,000 तो डेप्रिशिएट हो गया, तो किताबों में 90,000 का शो करेंगे। तो 90,000 की क्या है? नेट बुक वैल्यू। नेट मतलब किस चीज का नेट? दो चीजों का नेट। किसका? कॉस्ट माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन। तो ये नेट। अभी एक सवाल कराऊंगा, इंशाल्लाह ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेट बुक वैल्यू को ग्रॉस कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं या कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं। तो ये क्या है? नेट, किस चीज का नेट? कॉस्ट में से आज तक की जमाशुदा डेप्रिसिएशन सारी माइनस कर दो, तो पीछे जो वैल्यू बचेगी वो उतने का एसिड किताबों में पड़ा हुआ है। तो लाख रुपए का एसिड लिया था, बिल्कुल पहले लाख का ही था, लेकिन पहले साल उसकी 10,000 की डेप्रिसिएशन होगी। अब किताबों में कितने का पड़ा हुआ है? लाख का था, उसमें से 10 चला गया तो 90,000। हाँ, 90,000 का किताबों में एसिड लिखा होगा। 90,000 उसकी क्या है? नेट बुक वैल्यू, किताबों में वैल्यू। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है आज तक की, कि जो हमने मतलब एग्जांपल की थी ये। तो पहले साल उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी? 20,000। डेप्रिसिएशन हर साल 20,000 है, लेकिन एक्युमुलेटेड जमा शुदा डेप्रिसिएशन कितनी होगी? पहले साल कितनी होगी? 20,000। अगले साल 20 में फिर पिछले 20 ऐड हुए तो 40,000। उससे अगले साल फिर 20 ऐड हुए तो 60,000। उससे अगले साल फिर उसमें 20 ऐड हुए तो 80,000। उससे अगले साल फिर 20 ऐड हुए तो लाख रुपया। जमा शुदा डेप्रिसिएशन आज तक की डेप्रिसिएशन इज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी एक एग्जांपल करते हैं आखिरी, उसके बाद बाकी कल इंशाल्लाह करेंगे। नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का अभी तक हमने एक तरीका पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो आइए जी एक सवाल करते हैं जिसमें आज तक के सारे कॉन्सेप्ट हमारे टेस्ट हो जाएंगे, और फिर हम जो है छुट्टी करेंगे, फिर कल इंशाल्लाह एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिरी होगी। ठीक है, अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, हमने क्या किया? परचेज अ मोटर फॉर 20,000, 20,000 ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2023 को हमने एक मोटर खरीदी 20,000 की। द इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीट ऑन 1 जून। तो तकरीबन अप्रैल में ही 2 महीने लगे, 1 जून को इसकी इंस्टॉलेशन थी ना, मोटर इंस्टॉल होगी, यानी अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज होगी 1 जून को। हाउएवर इट वाज नॉट यूज्ड टिल 1 जुलाई, लेकिन 1 महीना ये इस्तेमाल नहीं हुई थी, जुलाई तक। ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई थी 1 जून को, यानी कि अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज थी। इस्तेमाल हो या ना हो, हमने कहा ये इरेलीवेंट होता है। ठीक है, तो ये डेट हमारे लिए क्या हो जाएगी? इरेलीवेंट। इस दिन को अवेलेबल होगी थी फॉर इंटेंडेड यूज, बस यहाँ से आगे डेप्रिशिएट होगा। द यूजफुल लाइफ उसकी 5 साल है। और कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करके बताओ क्या बोला? यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल के दो। इसमें रेजिडुअल वैल्यू बताइए। ठीक है, तो नहीं बताई हुई, तो ये याद रख लें। ठीक है, क्या? इफ नो रेजिडुअल वैल्यू इंफॉर्मेशन, रेजिडुअल वैल्यू ना बताएं, रेजिडुअल वैल्यू ना बताएं, तो आपने क्या कहना है? अज्यूम करना है कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 0। अगर सवाल में रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू नहीं बताई कि एसिड आखिर में कितने का बिकेगा, तो आपने क्या करना है? अज्यूम करना है 0 रुपए का बिकेगा, यानी उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? नील, NIL नील, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है।
तो अब उसने आपसे क्या कहा कि डेप्रिसिएशन मुझे करके बताओ कैलकुलेट, तो करके बताएं जरा, पास करें और आप सॉल्व करें। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है तो आसान है जिंदगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है, या तो रेट गिवन होगा तो क्या करेंगे, कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट। क्या यहाँ पे रेट गिवन है, नहीं, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना आपने। ठीक है, दूसरा रेट क्या फॉर्मूला क्या था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, ऊपर देखें जरा जाके, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ये था ना। अब इस फार्मूले में एक मॉडिफिकेशन करूंगा हल्की सी, क्योंकि हम पिछले 5 मिनट पहले हम थोड़े से जूनियर थे, हम थोड़े से हम सीनियर हो रहे हैं, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें अपग्रेड होती जाएंगी, ठीक है, तो ध्यान से रहना। तो कॉस्ट क्या है इसकी भाई, 20,000, 20,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताते तो क्या होता है, मतलब जीरो। हमने क्या 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 अगर रेजिडुअल वैल्यू ना बताए तो क्या करनी है आपने, जीरो। वेरी भाई यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी, यूजफुल लाइफ उसकी है भाई 5 ईयर्स, 5 साल, तो 20/5। 20,000 माइनस जीरो 20/5 कितना बनेगा, 4,000। ये क्या आ गई, डेप्रिसिएशन। अब इस बात पे गौर करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, साल की डेप्रिसिएशन। ये क्या है, फॉर द ईयर, साल की डेप्रिसिएशन। समझ आ गई बात, यहाँ तक की मसला। ठीक है जी, तो ये क्या है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन। आज बड़ा सख्त था ना, तूफान आया हुआ है अभी, रात के 12:15 बज रहे हैं, और शदीद तूफान है पूरे एरिया में। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, फॉर द ईयर, साल का डेप्रिसिएशन होता है। अब मुझे बस एक मासूमाना सवाल का जवाब दे, ठीक है, क्या ये एसिड पूरा साल इस्तेमाल हुआ, कि साल तो आपको पता ही है ना, अगर ईयर एंड हो रहा है भाई 31 दिसंबर 2023 पे, ठीक है, 31 दिसंबर 2023 पे अगर ईयर एंड हो रहा है, साल का इख्तिताम हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा साल भाई, 1 जनवरी 2023 को, ऐसे ही है ना। अगर साल दिसंबर पर खत्म हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा, जनवरी में हुआ होगा। ठीक है जी, तो क्या ये एसिड 1 जनवरी से इस्तेमाल हो रहा है दिसंबर तक, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमने पूरे साल की निकाली है। ये फार्मूला क्या करता है, ये जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़े हैं, ये क्या करते हैं, पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल के बताता है ये। तो क्या हमने पूरा साल ऐसे इस्तेमाल किया है, आइए देखते हैं। साल स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, क्या जनवरी में था, नहीं भाई, ये तो एसिड हमने परचेज ही 1 अप्रैल को किया, ठीक है, और उसमें से भी अल्लाह भला करे अप्रैल को किया, और अप्रैल मई 2 महीने पड़ा रहा, और जून को जाके अवेलेबल हुआ, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तभी तो वो अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज होगा। तो हमने क्या कहा था, हम डेप्रिसिएशन किस दिन से निकालते हैं, जिस दिन वो अवेलेबल हो गया फॉर इंटेंडेड यूज, उस दिन से आगे। तो क्या 1 जनवरी 2023 को ये एसिड था, उसका तो नामो निशान ही नहीं था। क्या 1 अप्रैल 2023 को
क्या 1 अप्रैल 2023 को एसिड था? यस, एसिड था, मगर वो अवेलेबल फॉर इंटरनेट यूज नहीं था, डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर। क्या 1 जून को एसिड अवेलेबल फॉर इंटरनेट यूज था? यस, इस डेट को अवेलेबल। यूज विषय को कहते हैं यार, जून का महीना इस्तेमाल नहीं किया, 1 जुलाई से यूज किया, तो उसका हमने ताल्लुक नहीं है। हमने क्या कहा था, जिस दिन वो अवेलेबल फॉर इंटरनेट यूज हो जाए उस दिन से आगे डेप्रिसिएशन निकालना शुरू कर दो, इस्तेमाल होता है या नहीं होता। तो क्या 1 जनवरी को एसिड था? था ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, 1 अप्रैल को एसिड था, अप्रैल को था, लेकिन अवेलेबल नहीं था इंटरनेट यूज के लिए, तब भी इग्नोर करो। 1 जून को एसिड था, अवेलेबल फॉर इंटरनेट यूज था, yes। तो यानी 1 जून से इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। तो जून से कैलकुलेट करें जरा, दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, 1 जून से इसकी डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को एसिड था, लेकिन नॉट अवेलेबल फॉर, अवेलेबल तो था लेकिन इंटेंडेड यूज, उसको जो चलाने की नीयत थी ना उसके लिए अवेलेबल नहीं था। क्यों बोला? क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं हुआ था, मशीन खुद तो नहीं चलती, उसको इंस्टॉल कराना पड़ता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बनाना पड़ता है, तब वो काम करती है। तो यहाँ पे कहीं जाके ना जून, 1 जून को वो क्या हुआ, अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज। हाँ, इस दिन से आगे डेप, तो यानी कि जून से दिसंबर तक की डेप्रिसिएशन निकालें, कितना होता है? जून का महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 महीने, 7 महीने वो इस्तेमाल हुई है। तो हमने ये ज्यादती नहीं कर दी कि हमने इसको पूरे 12 महीने, पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल दी है। हालांकि वो तो 7 महीने इस्तेमाल हुआ है ना, 7 महीने मंथ, तो हमें डेप्रिसिएशन भी 7 की निकालनी चाहिए। तो इसका मतलब है फॉर्मूले में आपने एक नई चीज लिखनी है, जो फॉर्मूला कल लिखवाया था ना या आज सुबह, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई टाइम फैक्टर। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या करता है, डेप्रिसिएशन निकालता है स्ट्रेट लाइन से, लेकिन पूरे साल की निकालते हैं। तो क्या पूरा साल हुआ? नहीं। तो हमने क्या करना है, साथ में टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई करना। तो इस केस में हमारा टाइम फैक्टर कितना मल्टीप्लाई होगा, 7 महीने है तो 7/12, 4,000 आया इंटू 7/12। तो इसको मैं नीचे दोबारा करता हूँ। कॉस्ट कितनी है, 20,000, माइनस रेजिडुअल वैल्यू ना बताई हो तो कितनी होती है, 0। लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। क्या पूरा साल इस्तेमाल हुआ? नहीं, 7 महीने, तो 7/12। तो अब करें जरा इसको। तो बनती है 2,333। हाँ, ये हमारी क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है फॉर द साल के अंदर। क्यों? क्योंकि साल के अंदर सिर्फ 7 महीने यूज हुआ है, तो टाइम फैक्टर लगाना। अगर ये 6 महीने होता तो क्या करते, 6/12 करते हैं ना, 12 आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला साल की डेप्रिसिएशन बताता है, साल की। साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 तो आना ही आना है। जितना यूज होगा ऊपर आ जाएगा। अगर मैं कहता साल में सिर्फ एक महीना इस्तेमाल हुआ, 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को वो अवेलेबल हुआ है, तो दिसंबर का महीना, तो हम क्या करते हैं, 1/12। बाकी उसी तरह लिखते हैं सारा कुछ, लेकिन साथ मल्टीप्लाई क्या करते हैं, टाइम फैक्टर क्या होता है, 1/12। अगर 2 महीने होता तो 2/12, 8 महीने होता तो 8/12। ठीक है, और 3 महीने होता तो 3/12। समझ रहे हैं ना, जितने भी महीने इस्तेमाल हुए हैं उतने बाय 12 करना है। 12 जो से आना ही आना है, क्योंकि फार्मूला क्या करता है, साल की डेप्रिसिएशन बताता है हमें। तो साल से कम अगर कुछ महीने होंगे तो ये टाइम फैक्टर साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर दिसंबर में आता है तो एक महीना, तो 1/12। नवंबर में आता है तो नवंबर दिसंबर 2 महीने होते हैं, तो 2/12। अक्टूबर में आता तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने होता तो 3/12 हो जाता साथ। डेप्रिसिएशन निकालते साथ में 3/12। तो हमारे सवाल में कब आया था, 1 जून को आया था। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने। तो हमने क्या किया, 7/12। तो ये इसकी क्या आ गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी। तो एक रिक्वायरमेंट तो हमने कर दी, क्या यूज ने कहा था, स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट, क्या क्या था उसने, कैलकुलेट करके बताओ क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करके बताओ।
हो गया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने फॉर द ईयर निकाल लिया। अब वो कहता है नेट बुक वैल्यू बताओ, 31 दिसंबर 2023 में उसकी नेट बुक वैल्यू क्या थी। तो दूसरे क्या क्या है, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू का हमने क्या कहा था, फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब आज तक की डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट उसकी क्या है एसेट की, 20,000। 20,000 ही है ना कॉस्ट, ये है 20,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक की कितनी डेप्रिसिएशन हुई। तो आज तक ऐसे कितना डेप्रिशिएट हुआ है, सिर्फ एक साल हुआ है ना, उसमें भी 7 महीने, तो 2,333 ये डेप्रिशिएट हुआ है। तो 2,333, इसकी नेटबुक वैल्यू क्या आएगी, 20,000 माइनस, तो 17,600। ये इसकी क्या है नेटबुक वैल्यू एज एट किस दिन, 31 दिसंबर 2023 वाले दिन शाम को एसिड की जो नेट बुक वैल्यू है इतने का है। इतने की उसकी कॉस्ट थी, लेकिन बेचारा इतना डेप्रिशिएट हो चुका है 7 महीने, तो अब इतने का पड़ा हुआ है हमारी किताबों में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेट बुक वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो गया सवाल की, सवाल यहाँ पे हमारा कंप्लीट है। उसने नीचे दूसरा सवाल भी दिया, सेम फॉर 2024, यानी 2024 के लिए भी ये दो काम करो, यानी कि उसकी डेप्रिसिएशन निकालो और नेट बुक वैल्यू निकालो, तो निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस सवाल में हमने सीखा क्या है, ये मैं आपको खुलासा बता देता हूँ, फिर मैं फौरन से करके क्लास हमारी खत्म हो जाएगी और कल फिर एक नई चीज, इंटरेस्टिंग चीज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इस सवाल में हमने ये सीखा है कि अगर जो सा है रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताई हुई तो वो कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, नहीं बताई तो आपने क्या कहना है, जीरो है, एक बात। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि एसिड को डेप्रिशिएट कब से करना है, जब वो अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज हो जाए। अवेलेबल नहीं है, पड़ा हुआ है बस, ठीक है पड़ा रहे। तो इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हुई 1 जून को, यानी इस दिन वो इंस्टॉल हो गया, मतलब आप चल सकते हैं। चलाओ कितना चलाओ वो आपका मसला है। डेप्रिसिएशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन वो अवेलेबल हो जाएगा, तो 1 जून से अवेलेबल हुआ। दो बातें। तीसरी बात हमने क्या कहा, डेप्रिसिएशन पूरे साल की नहीं लगा देनी, बल्कि टाइम फैक्टर भी लगाना है, जितने साल के दौरान जितने महीने वो इस्तेमाल हुआ। तो हमारे पास कितने महीने हुआ, 7 महीने, तो हमने इसको डेप्रिसिएशन, ये फार्मूला क्या करता है, साल की डेप्रिसिएशन बताता है, तो मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। 7 महीने तो 7/12, 8 महीने तो 8/12, तो टाइम फैक्टर लगाना है, तीसरी बात। चौथी बात यह है कि इसमें हमने और क्या किया, नेटबुक वैल्यू बनाना सीखी। नेटबुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन। फिर पांचवी बात यह है कि हमने स्ट्रेट लाइन का प्रैक्टिस की, स्ट्रेट लाइन का सवाल बना के उसकी प्रैक्टिस की। ठीक है, तो ये हमने 5-6 बातें सीखी। आप 2024 के लिए करते हैं, तो 2024 में क्या होगा भाई, 2024 में क्या होगा, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या, स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट इसकी क्या है भाई, वही है कॉस्ट, तो वही है ना 20,000, माइनस रेजिडुअल वैल्यू ना भाई, तो जीरो है। यूजफुल लाइफ कितनी है, 5। क्या टाइम फैक्टर लगाना है, नहीं इस साल में, वो तो पिछले साल कुछ अर्सा था ना, इस साल तो शुरू साल के पहले दिन भी था। ठीक है, साल के पहले दिन भी था और आखिरी दिन भी है, तो यानी पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, तो 12/12। 12/12 का क्या मतलब है, 1, यानी मल्टीप्लाई करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस साल इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 4,000 इसकी क्या है डेप्रिसिएशन है। क्यों, क्योंकि इस साल पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, पहले दिन भी था और साल के आखिरी दिन भी मौजूद है। पिछले साल ये था कि सेंटर में लिया था और 7 महीने से इस्तेमाल हुआ था, इस साल तो पूरा साल इस्तेमाल, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, 4,000। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 4,000। नेट बुक वैल्यू निकालें। नेट बुक वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, आज तक की सारी डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट उसकी कितनी है, 20,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ, अब सवाल आता है कि आज तक की कितनी डेप्रिसिएशन है। तो आज तक की देखें, सबसे पहले साल कितना डेप्रिशिएट हुआ, जो कि पिछला साल था। पिछले साल कितना डेप्रिशिएट हुआ, 2,333, ये पिछले साल की है, 2,333। एक साल
अगले साल कितना हुआ जी, इस साल 4,000। तो आज तक एसिड कितना डेप्रिशिएट हुआ, 2,333 पिछले साल हुआ, और 4,000 अभी इस साल हुआ। तो ये आज तक की डेप्रिसिएशन है। तो ये माइनस करो तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। यानी 20,000 का एसिड था, 2,333 पहले साल डेप्रिशिएट हो गया, और 4,000 इस साल हो गया। पीछे कितने का बचा, 13,667 का। यानी अब इसकी कैरिंग नेट बुक वैल्यू किताबों में अभी एसिड इस कीमत पर आ रहा होगा। 20,000 का लिया था पहले साल, तो 20,000 का आ रहा था। फिर 7 महीने इस्तेमाल हुआ तो 2,333 निकल गया। फिर इस साल फिर 4,000 फिर निकल गया, क्योंकि 4,000 का इस्तेमाल हुआ। तो एसिड पीछे बचा कितने का नेट में, नेट बुक वैल्यू ना, तो 13,300। आज आज ये क्या है, आज तक की डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, आज तक की डेप्रिसिएशन है। समझ आ की बात। अगर अगले साल क्या होगा, 4,000 फिर डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो अगले साल की नेट बुक वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट तो वही रहेगी, कॉस्ट नहीं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट चेंज नहीं होती, बल्कि किसी भी मेथड में कॉस्ट तो वही रहती है जिसमें आपने खरीदा था, पहले दिन कॉस्ट रिकॉर्ड कर दी बस, 20,000 माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन। तो अगले साल ये तो होता ही होता, ये भी होता ही होता। ठीक है, 2,333 होता, 4,000 भी होता, ये प्लस है। ठीक है, फिर अगले साल 4,000 की मजीद ऐड हो जाती। तो ये आप इन तीनों को सम करके पहले फिर 20,000 में से ये माइनस कर लेते हैं, उससे अगले साल फिर 4,000 आ जाएगा। तो यानी कि आज तक की डेप्रिसिएशन जितनी भी हुई है, अभी हमारा दूसरा साल है, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन वो भी 7 महीनों की, और इस साल की, तो आज तक की डेप्रिसिएशन क्या हुई। अगर 50 साल गुजर जाते तो क्या होता, 50 सालों की सारी जमा करते जमा करते जमा, फिर उसको कॉस्ट में से माइनस करते। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आज तक की सारी डेप्रिसिएशन। बेशक 500 साल गुजर चुके हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे, या 1 साल गुजरा, या 2 साल, 3 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, सारी की सारी डेप्रिसिएशन आपने जमा करनी है, और फिर उसको कॉस्ट में से माइनस कर देना है आज तक की डेप्रिसिएशन। ये क्या बन जाएगा, आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपका सफर ठीक गुजरे। तो इनशाला अब आप जो है ना, बुक में से कौन कौन से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, बुक का आप क्या कर सकते हैं, ये वाला पेज 195 पढ़ सकते हैं सारा, और इसके ऊपर एग्जाम्पल 4 दी हुई है, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 कर सकते हैं। ठीक है, खुद से करना है पहले, जो आप देखेंगे पहले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले खुद से करिएगा, देखिएगा आपका जवाब ठीक आएगा। ये देखें, कॉस्ट वही है हर साल, लाख 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 लाख। ठीक है, और कम्युनिटी डेप्रिसिएशन पहले साल 18,000 की है, फिर 18, और जमा अगले साल की 18, आज तक की 36, फिर 36 में फिर 18, फिर उसमें फिर 18, फिर 18, और नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल 5 करनी है, एग्जाम्पल 6 करनी है आपने। एग्जाम्पल 7 देखें, इसमें क्या किया हुआ है, टाइम फैक्टर लगाया हुआ है, जो मैंने नहीं आपको सिखाया। क्यों, क्योंकि देखिएगा उसने क्या किया होगा, नॉन करंट एसेट्स बचे मई, मतलब 1 मई को आया, तो यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने नहीं था, बकाया 8 महीने था, तो 8/12 की है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 करनी है बस। ये फिर इंशाल्लाह कल हम आपको एक नया मेथड सिखाएंगे, एक नई कहानी। तो आज तक जो बच्चा सही पढ़ लेगा ना, वो कल उसके लिए आसानी आएगी। ठीक है, दिन ब दिन चीजें ऐड होती जाती है ना, तो पिछले दिन का काम नहीं करेंगे, अगले दिन का मजीद आएगा, तो बर्डन बढ़ता जाएगा, तो मसले मसाइल पैदा होंगे। ठीक है, तो आई होप कि काफी कॉन्सेप्ट आज हमने कवर किए हैं। नेट बुक वैल्यू सीखी है हमने, टाइम फैक्टर लगाना सीखा है, एसिड को कब से डेप्रिशिएट करना है ये सीखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड सीखा है, और रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो जीरो होती है। फिर स्ट्रेट लाइन मेथड सीखा है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने रेट अगर निकालना पड़ जाए कभी, तो वो उसका फॉर्मूला सीखा है। और हमने ये कहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड पूरे साल की डेप्रिसिएशन देता है, जो भी रेट होता है। तो हमने टाइम फैक्टर लगाना सीखा है, और कब से डेप्रिशिएट करनी है ये सीख लिया। और क्या सीखा भाई, एसिड और एक्सपेंस में रिलेशनशिप सीखा कि यार एसिड वो होता है जो फ्यूचर में फायदा देगा, और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बनेगा, दूसरा एक्सपेंस या फौरन से एक्सपेंस बनेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें सीखी हैं। कल इंशाल्लाह हम एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे, विच इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और एक और चीज रह गई है, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सीखना है, और कैपिटल वर्सेस
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक दो कंसेप्ट हैं, ये आपको कराने हैं इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।